हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में मैं दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपको पता है कि कोविड से मैं इफेक्ट हो गई थी, जिस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई इन मीनवाइल, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो बिकॉज ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। सो yesterday I already informed you that ki from today onwards you will get a new video. I want to continue operating system. We have completed the 2 units of the operating system, as you know. So in this video we are going to start our 3rd unit, that is again an important unit ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद आने वाले कंसिक्वेंट वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे यूनिट 3 करवाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो सब बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 सीरियल प्रोसेस, जिसको आप सीक्वेंशियल प्रोसेस भी कह सकते हैं, और सेकेंड है हमारे पास कॉन्करेंट प्रोसेस, कॉन्करेंट, या फिर आप उसको पैरेलल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब जब सीरियल प्रोसेस है, इट मीन्स कि फर्स्ट प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट प्रोसेस, देन ओनली सेकेंड प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन की नहीं आने वाली, क्योंकि एक के बाद एक काम हो रहा है आपका। बट इन कंकरेंट प्रोसेस और पैरेलल प्रोसेस में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। They are sharing the some resources that are common among all। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा ये जो टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, कंकरेंट और पैरेलल प्रोसेसेस के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज एक्सट्रीमली अवेलेबल हैं, जिनका हम बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते सीरियल प्रोसेस में। क्योंकि एट ए टाइम जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो सीपीयू है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल, उनकी वेस्टेज होती है। तो उन रिसोर्सेज को हमें वेस्ट भी नहीं करना है। सो जो कॉन्सेप्ट आया था आपके पास कंकरेंट का आया था कि पैरेलली हम एग्जीक्यूट करें, सो दैट कि वी कैन यूज़ द बेटर रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। ठीक है, बट जब आप एक चीज़ को मल्टीपल, जब एक ही चीज़ को एक्सेस करना चाहेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो यूनिट है आपकी उसी से रिलेटेड है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस टाइप के कंकरेंट प्रोसेसेस होते हैं और उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कंकरेंट और पैरेलल प्रोसेस होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो टाइप होती है कंकरेंट प्रोसेस की, 2 टाइप के आपके पास प्रोसेसेस होते हैं कंकरेंट के अंदर। एक हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, और एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एज इट नेम इम्प्लाइज, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होगा कि कोई उनका आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई उनके बीच में शेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पर कोई आपका, अगर एक प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है, अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, इनकी आपस में कोई शेयरिंग नहीं है, कोई रिसोर्सेज शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। बट प्रॉब्लम राइज व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं कि व्हेन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट, इट इफेक्ट्स टू द अनदर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस P1 और P2 जब आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो प्रोसेस P1 इफ़ेक्ट करेगा, यहाँ पे इफ़ेक्ट लिखते हैं, इफ़ेक्ट करेगा P2 को। ठीक है, सिमिलरली अगर P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट होगा P1 पर। तो यहाँ पर एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो दूसरे प्रोसेस को वो इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज दे आर शेयरिंग द
सम कॉमन थिंग्स। अब मैं बता दूं कि क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है शेयर करते हैं। नंबर 1, शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, शेयर्ड रिसोर्सेज में आप मेमोरी का भी दे सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकता है आपका, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद शेयर्ड रिसोर्सेज के बाद हमारे पास है शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, अब शेयर्ड मेमोरी में भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि शेयर्ड मेमोरी वो यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज के अंदर ही आ जाता है ये चीज़ें। यहाँ पर अगली है आपके पास शेयर्ड वेरिएबल। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस, अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो एक ही वेरिएबल पर काम कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो एक कॉमन कोड शेयर कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये सब आपका कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर होता है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाता है, वेरिएबल को शेयर कर सकते हैं और कोड को शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, okay, so in order to have synchronization, in order to have synchronization, first they have there should be cooperative प्रोसेस। ये लाइन बच्चों याद रखना, इस लाइन का बहुत ज़बरदस्त मीनिंग है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कोऑपरेटिव प्रोसेस का होना ज़रूरी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सीरियल प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बट जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस है तो आपको वहाँ पे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक शेयर्ड रिसोर्स लगा लेते हैं हम। शेयर्ड वेरिएबल है मान लो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और उस शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेरिएबल है शेयर्ड, जिसकी वैल्यू इनिशियली हम 5 लिख के चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोसेस P1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। प्रोसेस P1 ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ए के अंदर शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू को अनाउंस कर दिया, असाइन कर दिया। इट मीन्स कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, आपकी 5 हो गई। देन इसने इसको इंक्रीमेंट किया, अब ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6। उसके बाद कमांड लिखी हमने स्लीप 1। इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए प्रिम्प्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने कर दिया उस वेरिएबल को शेयर। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस P2 ने भी क्या किया, उसके पास भी शेयर्ड वेरिएबल था, क्योंकि दोनों के पास है। उसने क्या किया, शेयर्ड की वैल्यू को B में असाइन कर दिया, B पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया, B पे डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया, इस तरीके से B-1। फिर किया स्लीप, और फिर उसकी वैल्यू को उसने B की वैल्यू को शेयर कर दिया। नाउ यू कैन सी, मान लो प्रोसेस P1 आपका स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो इनिशियली क्या हुआ, A की वैल्यू 5 आ गई, फिर A में इंक्रीमेंट किया, उसकी वैल्यू 6 हो गई। अब ये प्रोसेस क्या है, स्लीप हो गया कुछ टाइम के लिए। अब अगर स्लीप है तो आपका CPU तो वेट करेगा नहीं, वो क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस पे जाएगा, क्योंकि बैटरी यूटिलाइजेशन के लिए तो हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस P2 के पास गया। अब B की वैल्यू क्या है इनिशियली, यहाँ पर भी 5 है। अब उसने क्या किया, डिक्रीमेंट किया, तो B की वैल्यू क्या होगी 4। अब ये स्लीप मोड में चला गया। अब ये स्लीप मोड में चला गया तो आपका जो प्रोसेस CPU है वो प्रोसेस P1 के पास चला गया। तो इस जो प्रोसेस को हम कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। मैंने
आपको सेकेंड यूनिट में ये टॉपिक कराया होगा, प्लीज़ चेक कर लेना। कंटेक्स्ट स्विचिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, बट एट ए टाइम तो सीपीयू आपका एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूट करेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि पहले प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही वो स्लीप मोड पर गया तो P2 पे स्विच हो गया आपका सीपीयू। उसके बाद जैसे ही P2 स्लीप मोड में गया तो P1 पे स्विच हो गया। तो इसको प्रोसेस को बोलते कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू जो है शेयर कर दी। तो इस टाइम पर शेयर्ड के अंदर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6, क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी थी। फाइन, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, अब ये कंप्लीट हो गया, इसमें फर्दर कोई कमांड नहीं है, तो आपका सीपीयू क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्रोसेस P2 के पास जाएगा। अब P2 की जो लास्ट कमांड बची है उसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। अब P2 की कमांड बची है तो B की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 4 हो चुकी थी यहाँ से। अब क्या करेगा, वो 6 को 4 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 5 थी शेयर्ड की, बट एक बार वो 6 हुई है, एक बार वो 4 हुई है। फिर दोबारा अगर P1 एग्जीक्यूट होगा तो फिर 6 हो जाएगी, दोबारा फिर P2 एग्जीक्यूट होगा तो वो 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रेस कंडीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो रेस कंडीशन बोलते हैं कि जब एक कॉमन वेरिएबल की वैल्यू आपके मल्टीपल प्रोसेस से चेंज कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है, तो उसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी, उसके बाद हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स का अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों आज जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो की आउटपुट बता रही हूँ आपको क्या क्या आनी चाहिए। कोऑपरेटिंग प्रोसेस पता होना चाहिए, कब एग्जीक्यूट होते हैं ये, और सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्या होती है, और रेस कंडीशन क्या होता है, और कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है। ये 3-4 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाने चाहिए। तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक टीचर के लिए बच्चों के कमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है टीचर के लिए। जैसे ही आपका कमेंट आता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर मैं बच्चों की किसी तरीके से तो हेल्प कर पा रही हूँ, एटलीस्ट इन दीज डेज। तो बच्चों टीचर के लिए आपके कमेंट्स का बहुत ही मीनिंग होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।